चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, जो सावन आग लगाए उसे कौन बुझाए। यह गाना एक पुराने फिल्म का है और इस समय भी कुछ देश में ऐसा ही चल रहा है। जनप्रतिनिधि जनता की निधि खा जाते हैं तो वही अब न्याय की तलाश में न्यायालय जाने वाले अब कहाँ जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। न्याय इतना महंगा है जनाब कि आम आदमी इसकी तलाश में दम तोड़ देता है। जिस पूंजी के लिए केस लड़ता है वो भी नहीं मिलती और जो उसके पास पूंजी होती है वो भी चली जाती है न्याय की तलाश में। जिस जगह हम न्याय के लिए जाते हैं वहाँ न्याय मिलता है, इस पर हर कोई समय समय पर आशंका व्यक्त करता है, क्योंकि अदालतों में न्याय नहीं फैसले मिलते हैं और वो भी सबूतों और गवाहों के बयानात पर। और एक नए मामले में फैसला देने वाले ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, नया मामला आया है कोलकाता हाई कोर्ट से, जहां एक केस में दो जजों के बीच विवाद पैदा हो गया है। आइए जानते हैं क्या है केस। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले और दो जजों के विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले की आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि यह मामला क्या है। बताया जा रहा है कि कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका आई थी जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में जाति प्रमाण पत्र जारी करने में फर्जीवाड़ा किया गया है और इन फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के जरिए मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रवेश लिया है। 24 जनवरी को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को आदेश दिया कि वह इस मामले के संबंधित सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंप दे और आगे सीबीआई इस केस की जांच करेगी, क्योंकि उन्हें राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है। जज साहब के इस रिमार्क को याद रखिएगा कि जज साहब को राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है और यह पहली बार नहीं हुआ है। कई बार लोग निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई के पास भेजने का अनुरोध करते हैं और हमारे देश की ही विडंबना है कि न्याय तो चाहते हैं लेकिन निष्पक्ष जांच नहीं चाहते। जस्टिस गंगोपाध्याय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार खंडपीठ की तरफ चली गई और जहां न्यायमूर्ति सौमेन सेन और उदय कुमार की खंडपीठ ने मामले की सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। 24 को जस्टिस गंगोपाध्याय निर्देश देते हैं और 25 की सुबह खंडपीठ का फैसला आ जाता है कि इनके आदेश पर रोक लगा दी गई है और 25 तारीख की दोपहर को जस्टिस गंगोपाध्याय ने खंडपीठ के फैसले को अवैध बताया और कहा कि किस नियम के तहत एकल बेंच के फैसले को खंडपीठ रोक लगा सकती है। यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा वो न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही भयानक है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन पर एक राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया है। अब अगर ऐसी आवाजें न्याय देने वाले लोग उठा रहे हैं तो इस पर तो जनता चर्चा करेगी। भले ही लोग न्यायालय के फैसलों पर टिप्पणी न करें, लेकिन न्यायाधीशों के बीच विवाद पर चर्चा तो करेंगे ही और किस किस का मुंह पकड़ेंगी अदालतें। अभी तक माना जाता था कि अदालतों में फैसले गवाहों और सबूतों के आधार पर होते हैं, लेकिन इस विवाद से लगने लगा है कि अदालतों में फैसले गवाहों और सबूतों के आधार पर नहीं होते तो फिर किस पर होते हैं? फैसले जज साहब की सोच पर होते हैं। हाँ, इस केस से तो ऐसा ही लगता है कि एक जज को जनता की तरह पुलिस पर भरोसा नहीं है तो दूसरे दो जजों को पुलिस पर ही भरोसा है। पुलिस पर भरोसा न करने के बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाते और यह जज को ही विश्वास नहीं था तो उनके पास कुछ कारण होंगे। इसकी जांच सीबीआई से हो जाती तो फर्क क्या पड़ जाता? जांच से फर्क पड़ता है यदि निष्पक्ष न हो तो। जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन पर आरोप लगाया कि जस्टिस अमृता सिंह ने कुछ दिन पहले उन्हें बताया था कि एक दिन जस्टिस सेन ने उन्हें अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं और तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव, तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए।
तो क्या इनडायरेक्टली वो कहना चाहते थे कि जस्टिस अमृता सिन्हा उन्हें परेशान कर रही थी? अब यहाँ बता देना उचित है कि जस्टिस अमृता सिन्हा के पति वकील हैं। अदालत में न्याय देने वालों के इस विवाद से एक बात तो साफ हो गई है कि अदालतों के फैसले पूर्वाग्रह से प्रेरित होते हैं। भले ही सभी केसेस में ऐसा ना होता हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह भी दिल को समझाना बड़ा मुश्किल है। इस केस से यह भी साफ हो गया है कि अदालतों में भी सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष मौजूद होते हैं। अब इससे यह तो पता नहीं चल जाता कि सही कौन है, लेकिन इतना अवश्य पता चल जाता है कि सब तो सही नहीं है। और अगर हमारी अदालतों में विचारों की भिन्नता है तो न्याय की अपेक्षा कैसे करेंगे? एक ही चीज को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है, एक ही शब्द के दो मायने बताए जा सकते हैं, एक ही फैसले की दो व्याख्या की जा सकती है। सबका अपना अपना पूर्वाग्रह होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र से जुड़े सभी विवादों को अपने पास मंगा लिया और इसकी अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए दबाव होगा। तो और इसी दबाव के बीच कोलकाता हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणन ने हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों के बीच अभूतपूर्व विवाद को लेकर मंगलवार को कहा कि वह इस घटना से शर्मिंदा है। उन्होंने यह भी कहा कि समस्या का जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायाधीश ने यह टिप्पणी मंगलवार दोपहर अदालत से निकलने से पहले कही थी। उस वक्त कोर्ट का लाइव टेलीकास्ट बंद था। ध्यान दिया आपने? इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह समस्या क्यों पैदा हुई, इन कारणों को कौन ढूंढेगा? और कौन है ढूंढने वाला और कौन है संज्ञान लेने वाला? अब आप कहाँ जाएंगे न्याय मांगने? न्याय देने वाले खुद जब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में उलझे नजर आ रहे हों और उनके ऊपर जनता का कोई दबाव नहीं हो, कोई नियंत्रण नहीं हो, तो क्या न्याय प्रणाली निरंकुश नहीं हो जाएगी? और निरंकुश व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? वह किसी चीज को संवार भी सकता है तो उसी चीज का सर्वनाश भी कर सकता है। अब निर्भर करता है कि किसका विवेक कैसा है। लेकिन कहा है ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। ईश्वर करे इन सभी का विवेक जिंदा हो जाए या जीवित रहे है तो। आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं चलता हूँ, मिलूंगा फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।